हाय एवरीवन, वेलकम। और हम पढ़ रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और ये 3rd लेक्चर है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो इससे पहले हमने बेसिक बातें की थी स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है। हमने आइसोमेरिज्म में शुरू किया था। पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा, उसके टाइप देखे, डिफरेंट टाइप। तो इसके बाद हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लास्ट लेक्चर में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर ली थी, ठीक है। हमने बोला था कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमर्स थे जो क्या हो रहे थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से हमें ऑब्टेन हो रहे थे। मतलब जैसे हमने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया तो हमने बोला था कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, रोटेशन हो रहा है, ऐसे आगे पीछे रोटेशन हो रहा था, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने उसको देखा था। और हमें अलग अलग टाइप के रोटेशन के बाद अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। तो वो टोटल हमने कैसे डिज़ाइन करना सीखा था कि ब्यूटेन के हम कैसे कन्फर्मर बना सकते हैं। अब यहाँ पर से उससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। एन ब्यूटेन के जब हमने कल कन्फर्मर्स देखे थे तो उनमें से हमने देखा था क्या, एक्लिफ्ट फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, 2 फॉर्म देखी थी। और एक्लिफ्ट में 2 टाइप की फॉर्म थी, एक फुली एक्लिफ्ट था, एक पार्शियली एक्लिफ्ट था। और दूसरा स्टैगर्ड में भी 2 फॉर्म थी, ठीक है। एक तो गॉच फॉर्म थी और एक कैसी थी, दूसरी थी हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। तो हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन स्टेबल होगा, एंटी वाला स्टेबल होगा, गॉच वाला स्टेबल होगा, एक्लिफ्ट वाला होगा या स्टैगर्ड वाला होगा, ठीक है। तो होगा क्या, हमने बोला था कि स्टेबिलिटी देखने के लिए हमारे पास 2-3 फैक्टर थे कि रिपल्सन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे एक बॉन्ड के ठीक पीछे दूसरा बॉन्ड आ रहा है तो क्या होता है, डायहेड्रल एंगल 0 होने की वजह से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा था, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर, मतलब जैसे यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप भी आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, जिस वजह से ये फॉर्म काफ़ी एक्लिफ्ट वाली बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में होने चाहिए। इस टाइप से एक मिथाइल ग्रुप अगर ऊपर की साइड, यहाँ की साइड है, तो 180 डिग्री पे दूसरा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, मिनिमम रिपल्सन हो। बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी मिनिमम होगा। और जो हमारे पास, जिसको बोल सकते हैं कि जो ग्रुप का रिपल्सन है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर है, वो भी मिनिमम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एंटी फॉर्म है, गॉच फॉर्म है, एक्लिफ्ट और स्टैगर्ड। ये स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वो एंटी फॉर्म होती है, ठीक है। एंटी फॉर्म में क्या होता है, एंटी फॉर्म में यहाँ पर बना देता हूँ मैं। एंटी फॉर्म में क्या था, जैसे हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रक्चर था CH3HH, ठीक है। और एंटी में क्या थे, 2 बल्कि ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप थे यहाँ पर, वो क्या था, बिल्कुल 180 डिग्री पे थे, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारे पास एंटी फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, एंटी फॉर्म। इसके 2 रीजन होते हैं, एक तो क्या होता है, ड्यू टू लेस बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। आगे और पीछे वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई बॉन्ड है ही नहीं। और दूसरा क्या, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और आगे और पीछे कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इस वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा। अगर सबसे अनस्टेबल फॉर्म बोले जाएगी तो कौन सी होगी, वो कौन सी होगी, वो एक्लिफ्ट फॉर्म होगी, ठीक है। एक्लिफ्ट फॉर्म क्या होगी, एक्लिफ्ट मोस्ट अनस्टेबल होगी, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, ठीक है, हाई एनर्जी होगी। और जबकि एंटी वाले के फॉर्म वाले की एनर्जी क्या होगी, लीस्ट एनर्जी होगी, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है एन ब्यूटेन के केस में, वो कौन सा फॉर्म होगा, एंटी फॉर्म, जो कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है जहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, एंटी फॉर्म। और यही फॉर्म क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। और ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये वाला एंटी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल। और अनस्टेबल, अगर इसी में पूछा जाए कि अनस्टेबल फॉर्म कौन सी है, तो वो कौन सी होगी, एक्लिफ्ट फॉर्म। एक्लिफ्ट फॉर्म कैसे थी, फुली एक्लिफ्ट बोल सकते हो इसको भी, ठीक है, फुली एक्लिफ्ट। तो जहाँ पर क्या था, ऐसे था CH3 और इसी के ठीक पीछे CH3HH
और यहाँ पर भी एच एच। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों रिपल्सन होंगे, कौन से, एक तो ये जिसको हम स्टेरिक फैक्टर रिपल्सन भी बोल सकते हैं, स्टेरिक रिपल्सन बोल सकते हैं, और दूसरा क्या, एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी यहाँ पर होगा, किस पे, फुली एक्लिफ्ट पर। इसलिए फुली एक्लिफ्ट की एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, एंटी फॉर्म। ठीक है, तो पहले का आंसर तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अभी ये जनरल कॉन्सेप्ट से था, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है जब हम इथेन 1,2 डाइवॉल की बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इथेन 1,2 डाइवॉल होता है उसमें कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन 1,2 डाइवॉल। ठीक है, इथेन 1,2 डाइवॉल में सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा होगा। अब यहाँ पर हमको बना करके दे रखे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, तीसरा और चौथा। ठीक, अब हमें यहाँ पर पहचानना पड़ेगा, जब दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होती है तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी। ठीक है, एंटी, और कितने डिग्री के एंगल पे है बॉन्ड, 60 डिग्री पे, तो स्टैगर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, एंटी स्टैगर्ड। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो क्या है तो 60 डिग्री पर ही, लेकिन ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये कहलाएगा गॉच। ठीक है, गॉच स्टैगर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, गॉच स्टैगर्ड। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, OH और OH एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे, तो एक्लिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, 60 डिग्री वालों को स्टैगर्ड बोलते हैं और 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल वालों को एक्लिफ्ट बोलते हैं। एक्लिफ्ट में दो हैं, फुली एक्लिफ्ट और पार्शियली एक्लिफ्ट। फुली एक्लिफ्ट तब बोलेंगे जब एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बल्कि ग्रुप वाला बॉन्ड होगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, फुली एक्लिफ्ट। और ये भी यहाँ पर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है लेकिन बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली एक्लिफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है हमारे पास कि जनरल अगर हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो क्या होगा, तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, एंटी वाला फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसा कि हम किस में देख रहे हैं, ब्यूटेन के केस में देख रहे हैं। ब्यूटेन के केस में एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर काम करता है, वो फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसके लिए कंडीशंस क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन होती है उसके लिए दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो करते हैं ग्रुप, वो क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। तो अगर वो ग्रुप जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर OH और OH ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, अगर ये दूर होंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है, मतलब मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एंटी फॉर्म में स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आएगा तो वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से OH, ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर से क्या होगा, इसमें यहाँ पर भी O और H, इस वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव और इस हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हालांकि जो फुली एक्लिफ्ट है यहाँ पर भी दो ग्रुप एक दूसरे के पास होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, 120 डिग्री के एंगल पर OH ग्रुप है तो काफ़ी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनेगा और यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब दो जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, एक गॉच फॉर्म में, एक फुली एक्लिफ्ट में। लेकिन एक चीज़ देखिए, फुली एक्लिफ्ट में क्या है, यहाँ पर OH और OH ग्रुप आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और दोनों बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास स्टेरिक रिपल्सन भी है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। तो इस वजह से ये वाला फॉर्म इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, गॉच फॉर्म। किस वजह से, गॉच फॉर्म क्या होगी, मोस्ट स्टेबल। किस वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर इसके बाद सेकंड नंबर पर बोला जाए तो फुली एक्लिफ्ट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक, और उसके बाद एंटी स्टैगर्ड उससे कम स्टेबल और पार्शियली एक्लिफ्ट सबसे कम स्टेबल होगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तो हम सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड को लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, ये वाला होगा गॉच स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दो OH ग्रुप के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाले OH ग्रुप में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा रिपल्सन फैक्टर भी काम कर रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर भी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से गॉच फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर एन ब्यूटेन आए सिंपल सा, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर नहीं आ रहा है तो एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर आ रहा है तो फिर गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने कर लिए हैं और आपका मेरे ख्याल से इससे कॉन्सेप्ट भी अच्छा बना होगा। अब हम देखते हैं आगे का टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम पढ़ चुके हैं कौन सा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास दो टाइप के आइसोमेरिज्म बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, अब हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। मतलब कंपाउंड कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये सब बातें करनी है, RS नोमेनक्लेचर देखना है। तो इससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में, कायरल सेंटर के बारे में, ठीक है। कायरल सेंटर के बारे में पता चलेगा तभी हम आगे की बातें कर पाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कायरल सेंटर के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन होता है, ठीक। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानना जरूरी है, जिसका नाम है कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो ये तीनों शब्द कायरल सेंटर के लिए हम यूज कर सकते हैं, कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर। तो देखिए कायरल सेंटर क्या होता है, जनरली हम कार्बन की बात करते हैं, हालांकि कोई भी एटम हो सकता है कायरल सेंटर। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी सेंटर या ऐसा कोई भी कार्बन जहां पर क्या होता है, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कायरल सेंटर, ठीक है। तो हमने लिखा है कि एनी सेंटर, मोस्टली हम कार्बन सेंटर की बात करते हैं, विच इज अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड कायरल सेंटर, ठीक है। 4 अलग अलग ग्रुप या एटम अगर किसी भी कार्बन सेंटर से जुड़े रहते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कायरल सेंटर बोल देते हैं। अब क्या होता है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सेंटर है, इससे एक जगह क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक जगह OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो बीच वाला सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। हालांकि देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से भी अगर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो, जैसे C3H7 है, CH3 है, C2H5 और H जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, एक कायरल सेंटर है। लेकिन जनरली हम यहाँ पर कार्बन की ही बात करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ज़्यादातर हम कार्बन ही यूज करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर केवल कार्बन ही हो सकता है, वो सेंटर नाइट्रोजन भी हो सकता है या कोई अदर एटम भी हो सकता है। अब देखिए कुछ पॉइंट होते हैं इंपोर्टेंट कायरल सेंटर से रिलेटेड, वो हम जान लेते हैं। पहला देखिए कायरल सेंटर पे हमेशा कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइड एटम होता है, ठीक है। जैसे sp2 या sp हाइब्रिडाइड कार्बन होगा तो वहां पर कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए कार्बन का, sp3, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसको हम एक सिंबल एस्ट्रिक मार्क से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे, इस टाइप से एस्ट्रिक मार्क लगा करके हम इसको डिनोट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आइसोटोपिक एटम या ग्रुप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास एक सेंटर से, माना ये हमारे कार्बन सेंटर से प्रोटियम भी जुड़ा हो, ड्यूटेरियम भी जुड़ा है, ट्रिटियम भी जुड़ा है और एक जगह से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये तीनों ग्रुपों को हम अलग अलग मानेंगे, ठीक है। आइसोटोप्स को हम अलग अलग ग्रुप मानते हैं, ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आइसोटोप्स को हम अलग ग्रुप मान करके यहाँ पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी हम RS नोमेनक्लेचर वगैरह सीखेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें यूज आएंगी। तो आइसोटोपिक ग्रुप या एटम जो भी होते हैं वो बिहेव्स एज डिफरेंट एटम्स और ग्रुप की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 कायरल सेंटर
ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कंपाउंड को बोला जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये हम देखेंगे अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हमें किसी कंपाउंड में एक कैरल सेंटर अगर प्रेजेंट है, ओनली वन कैरल सेंटर अगर प्रेजेंट है, तो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर एक से ज़्यादा कैरल सेंटर हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ओनली वन कैरल सेंटर अगर किसी कंपाउंड के अंदर है, जैसा कि ये मॉलिक्यूल है ऊपर वाला हमारे पास, ये क्या होगा, हमेशा ही ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। तो इसका मतलब हम कैरल सेंटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कैरल सेंटर से हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो हमने एक बात कही कि अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पता करना है, तो हमें अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कैरल सेंटर, ओनली वन कैरल सेंटर अगर प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैरल सेंटर अगर प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, या हो सकता है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। ठीक है, फिर उसके लिए अलग क्राइटेरिया आएंगे। लेकिन अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर केवल एक ही कैरल सेंटर दिख रहा है और कोई कैरल सेंटर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए कैरल सेंटर के बारे में। अब हम इसके बाद कैरल सेंटर को जानने के बाद हम एक चीज देखेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते किसको है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक आप देख लीजिए कि हमने कैरल सेंटर किसको बोला, कि ऐसा कोई भी सेंटर जहाँ पर चार अलग अलग ग्रुप किसी सेंटर से जुड़े रहते हैं, तो उस कार्बन सेंटर को हम कैरल सेंटर बोलते हैं। और वो जो भी अटैच्ड एटम या ग्रुप होंगे, चार अलग अलग होने चाहिए, और उसके उस कार्बन का सेंटर का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। उसको एस्ट्रिक मास से डिनोट करते हैं। आइसोटोपिक एटम्स या ग्रुप को हम अलग अलग एटम कंसीडर करके चलते हैं, और एक कैरल सेंटर हमेशा होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे चेक किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, जैसा हमने बोला कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कैरल सेंटर, ओनली वन कैरल सेंटर है, तो वो कैसा है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आखिर वैसे इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले ये बात है। होता क्या है कि जैसे माना बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह या दवाइयाँ वगैरह बनती है, तो होता क्या है, कुछ दवाइयाँ हमारी बॉडी पे काम करती हैं, कुछ हमारी बॉडी पे काम नहीं करती है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर का बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अमीनो एसिड्स वगैरह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब उनमें भी कैरल सेंटर होता है। तो उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमारे बाहर से जो दवा ले रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी का रोल होता है। इस वजह से मेडिसिन वगैरह के फील्ड में या बहुत जगह फील्ड में हमें मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी ऑप्टिकल एक्टिविटी का काम लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे ग्लूकॉन डी होता है। ठीक है, तो अगर ग्लूकॉन एल यूज करते हैं तो हमारी बॉडी पर वो काम नहीं करता, हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। ग्लूकॉन डी फॉर्म ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है। इसीलिए इस सब चीज़ों के लिए हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को जानना जरूरी होता है कंपाउंड की। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड को माना हमें किसी ने दे दिया, माना कोई कंपाउंड दे दिया माना लैब में, और बोला कि बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास सिंपल लाइट लेते हैं। ठीक है, सिंपल लाइट को क्या करते हैं हम, सिंपल लाइट ऐसी लाइट होती है जिसका पोलराइजेशन ऑल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सभी दिशाओं की ओर ये जा रही होती है, हर किसी डायरेक्शन में इसका पोलराइजेशन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल लाइट। इस सिंपल लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो इसका पोलराइजेशन केवल एक ही दिशा में हो जाता है। सारी लाइट का पोलराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में हो जाता है। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक प्लेन में सभी का लाइट का पोलराइजेशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब जब हम अपने सॉल्यूशन या सैंपल से गुजारते हैं, इसको हम सैंपल ही बोल सकते हैं, जो हमको प्रैक्टिकल करने के लिए दे रखा है, जिसको हमें पूछ रखा है कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताइए, तो हमने क्या किया, उसको इस लाइट को उससे पास किया। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन से पास किया, तो हमें तीन टाइप का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर से ऑब्टेन हो सकता है। ठीक, पहला ऑब्जर्वेशन ये ऑब्टेन हो सकता है कि हम अगर सामने से देखें, वैसे पोलराइजेशन का ये एक हमारे पास एक पोलरोमीटर होता है जहाँ पर से हमें सामने से दिखता है। तो हम क्या करते हैं, आँख से वहाँ पर एक साइड से देखते हैं, तो हमें क्या होता है, अगर हमें सामने सीधे लाइट हमको मिली, ठीक है, जैसे हमने आगे यहाँ से सामने से देख रहे हैं और हमको बिल्कुल सीधी, जहाँ जैसे लाइट यहाँ से पास की थी बिल्कुल सीधे आ गई, तो कंपाउंड को हमने कहा क्या, इस लाइट ने कंपाउंड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है,
अगर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन से पास की, पास करने के बाद हमें जैसी लाइट डाली थी ऐसी लाइट डाली थी और ऐसे की ऐसी ऑब्टेन हुई, कहीं को भी रोटेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन ने इस कंपाउंड के साथ, इस सॉल्यूशन ने इस लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन था। अगर ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को रोटेट कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डी फॉर्म, या फिर डी को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अगर माना राइट को रोटेट कर दिया, मतलब दाएं साइड को रोटेट किया, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या क्लॉकवाइज रोटेशन बोल सकते हो सकता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हो सकता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे थी, इसको लेफ्ट को रोटेट कर दिया, तो लेफ्ट रोटेट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल फॉर्म, या फिर सॉल्यूशन कैसा हो गया हुआ, लिवो रोटेटरी नेचर का हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी होना कंपाउंड के अंदर। कहने का मतलब है कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, अगर माना प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ पर से सॉल्यूशन रखा था हमने, ठीक है, बीच में सॉल्यूशन था, यहाँ से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, तो जैसी थी वैसे की वैसी हमें सामने मिल गई, तो इसका मतलब इस कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन था हमारा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर अगर कोई हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया है, उसमें क्या हो गया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालने के बाद राइट को रोटेट होगी, तो हमने बोला कि ये कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म बोला जाता है इसको। अगर माना किसी सॉल्यूशन या सैंपल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालने के बाद वो लेफ्ट को रोटेट हो जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, एल फॉर्म या माइनस फॉर्म या फिर लिवो रोटेटरी फॉर्म। इसका मतलब ये एल फॉर्म या डी फॉर्म दोनों कैसे सैंपल होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जबकि हमारे पास अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसी थी वैसी की वैसी ही पास होगी, सॉल्यूशन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या जो हमें सॉल्यूशन दे रखा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमें हर टाइम हम लैब में तो प्रैक्टिकल चेक करके देख नहीं सकते ना, इसीलिए हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो होता है क्या, वो होता है कैरल सेंटर के थ्रू चेक करने का। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला कि अगर सैंपल के अंदर एक ही कैरल सेंटर अगर प्रेजेंट है, ओनली वन है, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कैरल सेंटर है तो कंपाउंड जो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास और तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं, जिसमें से एक और तरीका होता है क्या, अगर हम कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का जो दूसरा तरीका होता है, एक तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का, एक तो हमारे पास कैरल सेंटर था, एक हमारे पास क्या था, हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कोई कंपाउंड है COOH OH, ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, मीजो, और ये क्या है कंपाउंड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए हमारे पास ये एक कैरल सेंटर है, ठीक है, और ये भी एक कैरल सेंटर है। अगर इससे देखेंगे तो OH लगा है, COH लगा है, H लगा है, और नीचे को ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा है। इससे भी क्या है, COH OH H, और ऊपर की तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें दो कैरल सेंटर है, दो कैरल सेंटर है। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ और है कि ये तो सब प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें माना ये सैंपल, ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो अब हम कैसे चेक करेंगे। हमने बोला कि एक कैरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैरल सेंटर है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक तरीका होता है, हम उससे प्लेन पास करते हैं, मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीचों बीच से हम क्या करते हैं, प्लेन पास करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर से प्लेन पास करूँ बिल्कुल बीचों बीच से, ऐसे मैंने बिल्कुल बीच से प्लेन पास किया, तो अगर प्लेन पास करने के बाद ये दो इक्वल भागों में बढ़ जाता है, दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है, मिरर इमेज में बढ़ जाता है, तो हम क्या कह देते हैं, ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके बिल्कुल बीच से काटूं
तो ये दो पार्ट बिल्कुल बराबर पार्ट में कटेगा, OH नीचे वाला भी OH, HH, COH, COH, तो दो इक्वल मिरर इमेज हाफ में ही कट गया। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कहने का मतलब है किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्लेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लेन प्रेजेंट होता है तो वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये एक सिंपल था तरीका है, ठीक है। अब जैसे एक कैरल सेंटर होगा तो उसको उसमें अगर 4 एटम लगे होंगे तो कहीं से भी प्लेन पास करो तो दो इक्वल भागों में कभी नहीं बटेगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर क्या करें, अगर हम इस फॉर्म में अगर हमको दिया है तो बिल्कुल 20 से अगर हम कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हालांकि इसमें क्या है, दो कैरल सेंटर हैं, फिर भी ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इसी की जगह देखो थोड़ा बहुत मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखना ये मैंने लिया COOH, OH, H, OH, H और COOH, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर भी कैरल सेंटर है, यहाँ पर भी कैरल सेंटर है। मैंने केवल क्या चेंज किया, ये वाला OH यहाँ कर दिया, H को यहाँ पर कर दिया। अब ये क्या है, यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है, 2 कैरल सेंटर है, लेकिन ये फिर भी क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब ये देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें क्या करें, अगर 20 से हम प्लेन डालेंगे तो दो इक्वल भागों में ये नहीं बटेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर OH होगा तो नीचे H होगा, यहाँ पर H होगा तो OH होगा, तो दो इक्वल पार्टों में यहाँ पर नहीं बटेगा। इसका मतलब इसके अंदर प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दो कैरल सेंटर होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। सिमिलर ये भी टार्टरिक एसिड ही है, लेकिन इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म ऐसी फॉर्म को बोला जाता है जहां पर एक से ज़्यादा कैरल सेंटर होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन, ठीक है। प्लेन होने की वजह से वहां पर क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये सेम ही मॉलिक्यूल है, टार्टरिक एसिड ही है ये, लेकिन यहाँ पर ये मीजो टार्टरिक एसिड नहीं है, ये मीजो फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर दो इक्वल भागों में ये नहीं बढ़ता है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक कैरल सेंटर होगा तो हमेशा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज़्यादा कैरल सेंटर होगा तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो कैरल सेंटर होने पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और दो कैरल सेंटर होने में सेम ही टाइप का कंपाउंड है, वो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा कैरल सेंटर अगर होंगे तो हमेशा कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा बाय द प्लेन। अगर प्लेन पास करने पर दो इक्वल भागों में वो बढ़ जाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और दो इक्वल भागों में अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का तरीका, ठीक है। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हमें जनरली उससे प्लेन पास कर लेना है। प्लेन पास करने के बाद हमें देख लेना है कि ये दो इक्वल भागों में बट रहा है या नहीं बट रहा है। अगर नहीं बट रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना। अब इसके बाद का जो हमारे पास टॉपिक है वो है RS नोमेनक्लेचर, ठीक है, RS नोमेनक्लेचर, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम उसको देखते हैं क्योंकि हम कैरल सेंटर के बारे में जान चुके हैं। RS नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के बारे में पता होना चाहिए, या जिनको हम CIP रूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो RS नोमेनक्लेचर किसी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर को एक नाम देना होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम किसी सेंटर पे या तो हमारे पास नाम R आता है उस स्टीरियोजेनिक सेंटर का, या फिर S आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, पहले हमें इन रूल को जानना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद हम कैरल सेंटर पर अटैच्ड 4 एटम को हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद हम वहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन देख करके R और S नोमेनक्लेचर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, यानी कि किस ग्रुप को पहले प्राथमिकता देनी है और किसको बाद में देनी है, वो हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, उनके बेस पर हमने यहाँ पर CIP रूल उन्होंने दिया है। तो पहला रूल यहाँ पर क्या है कि अगर माना किसी सेंटर से, किसी कैरल सेंटर से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए तो हम इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर या कैरल सेंटर बोल रहे हैं। तो उनकी प्रायोरिटी का क्या सीक्वेंस रहेगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको कम प्रायोरिटी मिलेगी। तो वही है कि दैट एटम्स और ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द एसिमेट्रिक सेंटर हैविंग हाई एटॉमिक नंबर विल हैव हाई प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे हम क्या कह रहे हैं जैसे हमारे पास OH Cl NH2 और H जुड़ा हुआ है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोजन को लोएस्ट प्रायोरिटी ही मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है।
तो यहाँ पर हम देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्लोरीन को मिले है। OH का 8 होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है वो देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सेकंड में कौन आ जाएगा, OH। थर्ड में नाइट्रोजन का उससे कम है तो फिर NH2 आएगा, फिर हाइड्रोजन का सबसे कम है तो H आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, स्टीरियोजेनिक सेंटर से सबसे पहले हम डायरेक्टली अटैच्ड एटम को ही देखेंगे, डायरेक्टली कौन जुड़ा है। यहाँ पर O जुड़ा है, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ से क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो पहला सिंपल सा रूल है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर पे अगर हम 1 2 3 4 जो भी नंबरिंग दे रहे हैं उसमें अगर माना किसी भी एटम या ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और किसी का कम है तो उसको कम प्रायोरिटी देनी है। सेकेंड है रूल कि अगर माना किसी स्टीरियोजेनिक सेंटर से आइसोटोप्स जुड़े रहते हैं, जैसे कि हमने बोला कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा या परमाणु भार जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CH3, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ट्रिटियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CH3 को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हमने, उसके कम एटॉमिक मास इसका 3 होगा, ड्यूटेरियम का 2 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा, तो फिर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को सबसे कम देंगे प्रायोरिटी, ठीक है। तो पहला जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसको प्रायोरिटी, दूसरा अगर किसी केस में आइसोटोप्स हैं तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम, ठीक है। तो ये पहले के 2 रूल हो गए, बहुत सिंपल से रूल है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला रूल, अगर माना किसी सेंटर से, कैरल सेंटर से अटैच्ड एटम अगर सेम हो जाते हैं तब कौन सा केस आता है, ठीक है। अब हम अगला रूल देखते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड रूल, ठीक है। 2 रूल हमने देख लिए कि पहला रूल है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी, दूसरा अगर आइसोटोप्स हैं तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड और फोर्थ रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। थर्ड रूल क्या है, व्हेन फर्स्ट अटैच एटम विद द कैरल सेंटर इज सेम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर है इस कार्बन या कैरल सेंटर से एक OH जुड़ा है, एक H जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर से भी CH3 जुड़ा है और यहाँ से C2H5 जुड़ा है। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पर से भी पहला अटैच्ड एटम कार्बन है और यहाँ पर से भी पहला अटैच्ड एटम कार्बन है, ठीक है। तो अब किसका मतलब दिक्कत होगी भैया, इसको प्रायोरिटी पहले दें फिर या इसको प्रायोरिटी पहले दें। तो जैसे ही ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट कार्बन पर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट एटम पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एटम पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और अगला एटम कार्बन मिल जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रायोरिटी तो कार्बन की होगी, ठीक है। इस वजह से अगर हम यहाँ पर प्रायोरिटी देखेंगे तो पहले एटम से जहाँ पर डिसाइड नहीं होती है तो हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट एटम पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एटम पर 2 हाइड्रोजन तो इसमें भी है, 2 हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट में फिर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, कार्बन है। और हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या रहेगा, OH सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हमने डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखने हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, C2H5 ग्रुप आएगा, ठीक, उससे कम CH3 और सबसे लास्ट में तो हाइड्रोजन ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम हो जाते हैं तो अब हमें नेक्स्ट कार्बन को देखना होता है कि उसमें प्रायोरिटी का क्या सीक्वेंस है। तो यहाँ पर C2H5 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी CH3 के कंपेयर में। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। इसके बाद लास्ट रूल आता है कि अगर हमारे पास इफ़ एनी एटम अटैच विथ कैरल सेंटर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर हमारे पास जो कैरल सेंटर से अटैच एटम है उनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, C माना ये है C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। तो यहाँ पर H है, ये यहाँ पर हमने OH मान लिया। तो यहाँ पर क्या है, जो अटैच्ड कार्बन एटम है या अटैच्ड जो भी एटम है उनके पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N है। तो अगर हमारे पास जो अटैच्ड एटम है उनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी अटैच्ड विथ 2 और 3 सच टाइप ऑफ बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर कि अच्छा, एक चीज़ पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि फोर्थ प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन को ही मिलेगी और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को ही मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, कार्बन है। अब इसको ओपन करके कैसे लिखते हैं, देखिए मैं जैसे CHO को ओपन करके लिख रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये डबल बॉन्ड O है, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, एक ऑक्सीजन से और ये दूसरा ऑक्सीजन से। फिर हम इसको क्या मान लेते हैं कि ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कार्बन से और ये भी कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया HOH। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N को कैसे ओपन करके लिखूंगा,
कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मानूंगा, 3 नाइट्रोजन से। तो कार्बन से एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन और ये तीसरा नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो जितने बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है हम डायरेक्टली मान लेंगे कि वो उतने उस एटम से जुड़ा है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से जुड़ा है तो 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन से ये वाला नाइट्रोजन, दूसरे कार्बन से ये वाला नाइट्रोजन और तीसरे कार्बन से ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है। पहले हम ऐसा ओपन करके देख लेंगे, अब हमें प्रायोरिटी पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से प्रायोरिटी अगर हम चेक करें तो पहला तो OH को ही मिलेगी और फोर्थ किसको मिलेगी, हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर हमें इन दोनों में डिसाइड करना है, ठीक है। तो पहला अटैच्ड एटम देखेंगे, यहाँ पर से भी कार्बन है और यहाँ पर से भी कार्बन है। फिर सेकंड अटैच्ड एटम में देखेंगे तो यहाँ पर कौन मिल जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर कौन मिलेगा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहीं पर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इसलिए हम CHO को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। हालांकि देखिए नाइट्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, फिर भी हमें पहले डायरेक्टली अटैच्ड एटम को ही देखना है। डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन से यहाँ पर ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर से नाइट्रोजन है। तो नेक्स्ट में ऑक्सीजन है और नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी का जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा, OH को सबसे ज़्यादा देंगे, उससे कम CN को, उससे कम क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, इसको हम देखेंगे कि कितने एटम अटैच हैं। एक बाय मिस्टेक मैंने ये बोल दिया कि ऑक्सीजन को ही प्रायोरिटी देंगे, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए, तो एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमें, 1 2 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए, जबकि इस कार्बन से 1 और 2 ही ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, CN को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे CHO के कंपेयर में, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें पहले तो इसको ओपन करके लिखना है कि कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं और यहाँ पर कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन से 2 ही ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं, तो 3 नाइट्रोजनों की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू 2 ऑक्सीजन के। इस वजह से CN को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और CHO को उससे कम और हाइड्रोजन को उससे कम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं 4 रूल प्रायोरिटी डिसाइड करने के। तो जो फोर्थ रूल है वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से जितने बॉन्ड के थ्रू लगा हुआ है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें यह मानना है कि उस कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है तो इससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े होंगे तो उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इन कंपेयर टू कार्बन से 2 ऑक्सीजन जोड़ने के, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, CN को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आएगा, OH को सबसे ज़्यादा, उससे कम CN को, उससे कम CHO को और उससे कम हाइड्रोजन को हम यहाँ पर से प्रायोरिटी देंगे। तो ये होता है हमारा प्रायोरिटी रूल। इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, कायरल सेंटर का 1 2 3 4 करके यहाँ पर सीक्वेंस पे उनका नंबरिंग करते हैं और उससे के थ्रू हमें क्या मिलता है, RH नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड यहाँ पर से डिनोट हो जाता है। तो चारों रूल को मैं समराइज कर देता हूँ। पहला रूल है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी। दूसरा, आइसोटोप्स अगर होते हैं तो जिसका आइसोटोप्स में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी। थर्ड है कि अगर अटैच्ड एटम सेम है तो फिर हम नेक्स्ट एटम को देखेंगे, नेक्स्ट एटम अगर होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। फोर्थ में है अगर माना कोई एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो उतने ही एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और C डबल बॉन्ड हुआ तो कार्बन 2 ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। अब हम इसी के बेस पर RS नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर पर RS नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर पहले ले रखे हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होता है, बिलो द प्लेन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका सभी का नंबरिंग दे देना है, जैसा कि हमने CIP रूल में देखा था। तो सबसे ज़्यादा ब्रोमीन को पहला नंबर, उससे कम क्लोरीन को, उससे कम फ्लोरीन को, और सबसे लास्ट में फोर्थ ग्रुप जो है हाइड्रोजन ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो पहला क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन है, ठीक है। इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने पहले नंबरिंग दे दी उसके बाद हम क्या करते हैं 1 2 और 3 में रोटेशन करते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रोटेशन करना शुरू करते हैं ऐसे, तो ऐसे गए हम, ठीक, ऐसे, ठीक। फोर्थ ग्रुप को कभी भी हम रोटेशन में प्लेस नहीं करेंगे, फोर्थ ग्रुप को छोड़ के चलते हैं। अगर 1 2 और 3 जो रोटेशन हमको मिल रहा है वो रोटेशन अगर हमको क्लॉकवाइज मिलता है, ठीक है,
क्लॉकवाइज मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर 1 2 3 रोटेशन हमको एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, तो हम इसको एस कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। ये कब बात है, ये पहली कंडीशन है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए, ठीक है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो 1 2 और 3 रोटेशन अगर हमको क्लॉकवाइज मिलता है तो हम उसको आर बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो हम उसको एस बोल देते हैं। तो पहला कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है और 1 2 3 जो रोटेशन कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, यहाँ पर जो कैरल सेंटर का नाम आएगा वो कैसा आएगा, आर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी हमने जो स्ट्रक्चर बना रखा है वो क्या है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, जहाँ हमें सीधे से दिख रहा है कि बिलो द प्लेन ग्रुप कौन सा है और अबव द प्लेन ग्रुप कौन सा है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो क्या होता है, अबव द प्लेन आ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करें तो सबसे ज़्यादा नंबरिंग ब्रोमीन को पहला, दूसरा क्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसको सबसे लास्ट में मिलेगा। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो क्या है, अबव द प्लेन है, या लास्ट जो प्रायोरिटी सबसे फोर्थ में जिसको मिल रही है वो हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, या हाइड्रोजन ही सिंपली मान सकते हो, जनरली हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही हो हमेशा फोर्थ पे, क्योंकि कभी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो, अगर माना अबव द प्लेन हो तब क्या होता है, ठीक है। पहला कौन सा था, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन था तब 1 2 3 क्लॉकवाइज आर था और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस था, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 1 2 और 3, फोर्थ को हम कंसिडर नहीं करेंगे रोटेशन में, 1 2 और 3, ठीक, 1 2 और 3 ये कैसा आ रहा है यहाँ पर, अगर 1 2 और 3 जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन हो तब 1 2 3 जो रोटेशन होता है अगर वो क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जब आता है, ठीक है, 1 2 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। फिर से समझना इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने सबसे पहले जो भी कैरल सेंटर है उसमें 1 2 3 4 क्या कर दें, नंबरिंग कर देनी है। फिर हमें ये देखना है केवल कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है। अगर बिलो द प्लेन है तो फिर तो ठीक है, अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो आर है, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है। पहला तो कंडीशन ये है, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आने पर आर है और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आने पर एस है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन ना होकर अबव द प्लेन आ जाता है तो उल्टा हो जाएगा। जब ये अबव द प्लेन होगा तो 1 2 3 क्लॉकवाइज जो है वो एस हो जाएगा, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो वो आर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, तो अब जो 1 2 और 3 जो प्रायोरिटी क्लॉकवाइज आ रही है तो यहाँ पर अगर ऊपर वाली कंडीशन होती है तो आर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अबव द प्लेन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। केवल ऊपर और नीचे वाले स्ट्रक्चर में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, एक बार हाइड्रोजन को बिलो रखा है, एक बार हाइड्रोजन को अबव रखा है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बिलो में है तब तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। लेकिन जब ये अबव द प्लेन हो जाता है तो जो आर आ रहा था वो एस हो जाएगा, और जो एस आ रहा था वो अब आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर एस नॉमेनक्लेचर करने का तरीका होता है। बस इतना सा हमें देखना होता है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है। बिलो द प्लेन होने पर क्या करना हमको, नॉर्मल तरीका है हमारे पास, 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। अगर ये अबव द प्लेन आ गया यहाँ पर तो अब उल्टा हो जाना है, 1 2 3 जो क्लॉकवाइज हो वो एस हो जाएगा, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज वाला आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आर एस नॉमेनक्लेचर करने का इसका तरीका हो गया। ऐसे करके हम इस पर आर एस नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसा कि हम 2 एग्जाम्पलों के थ्रू और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप OH को, ठीक है, दूसरी C2H5 को, थर्ड CH3 को, और फोर्थ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देखें तो 1 2 और 3 कैसा आ रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन ये कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और हाइड्रोजन बिलो होने पर एंटी क्लॉकवाइज को हम एस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर OH है, OH को पहला नंबर, हाइड्रोजन फोर्थ आएगा, इस ग्रुप को हम सेकंड देंगे, ठीक है, और इसको क्या देंगे, थर्ड, ठीक। अब यहाँ पर क्या देखें,
हाइड्रोजन को देखना है केवल फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है, तो अबव द प्लेन होने पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 1 2 3 क्लॉकवाइज आएगा तो एस हो जाएगा, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आर आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज आने पर वैसे क्या होता है, ये अगर नॉर्मल होता तो एस होता, लेकिन एस नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, इसलिए ये कैसा आ जाएगा, आर कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा आर एस नॉमेनक्लेचर निकालना, ठीक है। लेकिन क्या है, एक यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हो वो क्या हो, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन ही हो, हमेशा हो सकता है कि कभी कभी ये प्लेन में भी दिया हो। तो इस टाइप का एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं, उसमें कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अब हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ना ही अबव द प्लेन है ना ही बिलो द प्लेन है, एक प्लेन में है, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, प्लेन में। हमने ले रखा है ET ME OH और H। यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी, तो OH को सबसे पहले, ET को सेकंड में, इथाइलिन ग्रुप है, ME को थर्ड में, मिथाइल ग्रुप, और फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर प्लेन में है तो यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में, क्योंकि हाइड्रोजन जब तक बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन नहीं आएगा तब तक हम आर एस नॉमेनक्लेचर दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन कर लें या अबव द प्लेन कर लें। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ME और हाइड्रोजन ग्रुप को क्या कर लेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको एक्सचेंज किया तो बाकी के 2 बचे हुए ग्रुप भी आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे ऐसे इन दोनों को भी एक्सचेंज कर लेंगे। तो एक्सचेंज करने के बाद ME जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर, ET कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और OH कहाँ चले जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो बस हमें यही करना होता है, जब हमारे पास हाइड्रोजन ऑन द प्लेन आता है, अबव और बिलो द प्लेन नहीं आता है, तो हमें क्या करना होता है, उसको बिलो द प्लेन डाल देता है, ठीक है। तो जैसे ही बिलो द प्लेन डालेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ME यहाँ पर जाएगा। तो क्योंकि हमने इसको एक्सचेंज किया तो हमने दूसरे वाले को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, OH को यहाँ कर लेंगे, ET को यहाँ कर लेंगे। अब बहुत सिंपल सा है, 1 2 और 3 प्रायोरिटी ऐसे आएगी, और हाइड्रोजन जो कि बिलो द प्लेन चले गया, तो इसका मतलब अब 1 2 3 कैसा आ रहा है यहाँ पर, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम इसको आर कॉन्फिगरेशन बोल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अदर भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास इसका आर एस नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम फिशर प्रोजेक्शन में आर एस नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अब हम फिशर प्रोजेक्शन में आर एस नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये तो बहुत सिंपल तरीका होता है। मैंने बताया था फिशर प्रोजेक्शन में जब भी हम देखते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन कहाँ होती है, अबव द प्लेन, और वर्टिकल लाइन कहाँ होती है, बिलो द प्लेन। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें हॉरिजेंटल लाइन को अबव द प्लेन बना लेना है, जैसे ही हमको दिखेगा, ठीक है। और क्या कर लेना है, जो वर्टिकल लाइन है उनको क्या दिखा देना है, बिलो द प्लेन, ठीक है, ऐसे कर लेना है बस। अब क्या करते हैं, नंबरिंग दे देनी है, 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा, और 4th नंबर इसको मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, तो इसका मतलब अगर हम 1 2 और 3 क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव होने की वजह से 1 2 3 का क्या हो जाएगा, एस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, इसको अबव द प्लेन और ये वाले ग्रुप्स को क्या कर लेंगे, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो सिमिलर OH को पहला नंबर, ठीक, और NH2 को सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, और इसको 4th नंबर। अब हम 1 2 3 देखेंगे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। हमें केवल इतना सा देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा। फिर अगर यही फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर अबव द प्लेन हो जाता तो एंटी क्लॉकवाइज में फिर आर आता। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड 10 को पहला प्रायोरिटी देंगे, उससे कम CHO को सेकंड में, थर्ड इसको और 4th इसको, ठीक। तो 1 2 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो इस वजह से ये आर कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है। ये तो बहुत सिंपल सा, फिशर में बनाना तो बहुत सिंपल सा, हमें केवल वर्टिकल वालों को क्या कर लेना है, अबव द प्लेन कर लेना है, और हॉरिजॉन्टल वालों को, जो तिरछे वाले हैं उनको अबव द प्लेन, जो ऐसे वाले हैं उनको बिलो द प्लेन, ठीक है। तो बस जो मैंने तरीका बता रखा है आरएस करने का वैसे ही कर सकते हैं।
अब जैसे हमारे पास बहुत सारे अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर का यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। इसको क्या करेंगे, हम अबव द प्लेन बनाएंगे और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या करेंगे, हम ऐसे ही नंबरिंग देंगे 1, ठीक। और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसको 1, फिर उसके बाद नीचे वाले जो ग्रुप होंगे उनको क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर से CHO है और यहाँ पर से कार्बन OH, यहाँ पर से फिर कार्बन, तो ये वाले नंबर इसको क्या मिलेगा, सेकंड नंबर मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा और इसको फोर्थ मिलेगा, ठीक। अब हम क्या करें, 1, 2 और 3 कैसा आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कैसा है, तो पहला नंबर OH को, दूसरा CHO को, तीसरा इस ग्रुप को मिलेगा और फोर्थ इसको मिलेगा, ठीक है। तो हम अगर देखें 1, 2 और 3 कैसा आ रहा है, 1, 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो क्या हो जाएगा, R, ठीक। ऐसे ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट, ये मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट में हमें सिंपली देखना है कि अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में OH राइट साइड होता है तो R कॉन्फिगरेशन आता है और लेफ्ट साइड होता है तो S कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर S, OH राइट में है तो R, यहाँ पर भी OH राइट में है तो R, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में अगर OH कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज है, तो अगर OH कहाँ होता है, राइट में होता है तो इसका R कॉन्फिगरेशन आता है, इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं। और OH अगर लेफ्ट साइड में आता है तो इसको S कॉन्फिगरेशन आता है, ठीक है। तो राइट साइड में OH तो R कॉन्फिगरेशन, लेफ्ट साइड में OH तो S कॉन्फिगरेशन, राइट साइड में OH है तो R, राइट साइड में OH है तो R कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है RS नॉमेनक्लेचर करने का तरीका, जो कि हमने वेज डैश नॉमेनक्लेचर और फिशर दोनों में ही देख लिया है। और इस तरीके से और भी बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है RS नॉमेनक्लेचर। आज हमने कंप्लीट कर लिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है और RS नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और बची हैं, 1-2 चीज़ें, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके साथ ही अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।